डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया। और उसके अलावा ईरान लगातार हमले कर रहा है जिसको रोक पाने की ताकत दिन ब दिन इजराइल और अमेरिका के पास कम होती जा रही है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई जद्दोजहद हमेशा से चलती आ रही है और आज भी बहुत ही निर्णायक दौर में अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है। मैं क्योंकि एक मुस्लिम हूं, अम्बेडकरवादी हूं और लॉजिक पे वकील भी हूं, लॉजिक पे चलने वाला व्यक्ति हूं, तो अभी पूरी दुनिया जो है दो हिस्सों में बटी हुई नजर आती है, जिसमें एक जो दोनों आपस में बहुत बड़ी लड़ाई जंग लड़ रहे हैं। इनमें से कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छाई है, कौन बुराई है, ये मैं चाहूंगा तथ्यों के आधार पे। बहुत सारे लोग जो मुझे सुनते हैं और मेरी बातों पे थोड़ा बहुत ध्यान भी देते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, मैं ये चाहूंगा कि फैसला तथ्यों के आधार पे करें। इस आधार पे नहीं करें कि मुझे ईरान अच्छा लगता है, मुझे इजराइल अच्छा लगता है या मुझे अमेरिका अच्छा लगता है। तो अच्छाई और बुराई का फैसला तथ्यों के आधार पे किया जाए। एक तरफ क्या इल्जाम लगते हैं, अगर हम ये देखें ईरान के ऊपर, ईरान से ही पहले मैं शुरू करता हूं। ईरान के ऊपर उसके दुश्मन जो है, जो उसके मुखालिफ हैं, क्या इल्जाम लगाते हैं? ये आतंकवाद फैलाता है। आतंकवाद कहां कहां फैलाता है? हिजबुल्लाह इसका प्रॉक्सी है, हमास इसका प्रॉक्सी है, जो इस्लामिक जिहाद इसका प्रॉक्सी है। तो हमास क्या कर रहा है? हमास ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ, यहूदियों के नहीं, ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ, जो ताकतें कुछ साल पहले उनके घर में मेहमान बन के आई थी, जिन्हें उन्होंने पनाह दी थी, आज उनके घर के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन ज़ायनिस्ट ताकतों को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह क्या कर रहा है? हिजबुल्लाह भी यही काम कर रहा है, इस्लामिक जिहाद भी यही काम कर रहा है। ये इल्जामात हैं किसके ऊपर? ईरान के ऊपर और उनकी जो रेवोल्यूशनरी एक रेजिम बनी हुई है उसके ऊपर। यही इल्जाम है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इसके अलावा एक और इल्जाम है कि वो अपनी जो लेडीज हैं, औरतें हैं, उनको बंधुआ बांध के रखते हैं, उनको पर्दे में रखते हैं, उनको हिजाब पहना के रखते हैं। ये दो बड़े बड़े इल्जाम उनके ऊपर हैं। अब इसके जो सामने वाले हैं, जो इनके ऑपोजिशन है, उनके ऊपर क्या इल्जाम लगे? उनके ऊपर क्या इल्जाम लगते हैं? जो लेटेस्ट इल्जाम है अभी। हाँ, एक चीज मैं और कहूंगा, इसके साथ साथ जो वहां की लीडरशिप है उसके ऊपर भी यही इल्जाम लगे हैं कि वो औरतों को दबा के रखते हैं, और दूसरा डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, और तीसरा आतंकवाद फैलाते हैं। आयतुल्ला खमैनी और आयतुल्ला खमेनाई दोनों के ऊपर यही इल्जामात हैं। तो पहले तो यह भी देख लिया जाए कि इनकी लीडरशिप कितनी ईमानदार, ईमान वाली और सच्ची है। उसका सबसे बड़ा सबूत, देखिए, शक सबके ऊपर आजकल ऐसा माहौल चल रहा है, सबके ऊपर शक किया जाता है, किया जाता भी है और किया जाना भी चाहिए। लेकिन क्या अब ईरान की लीडरशिप के ऊपर शक किया जा सकता है, जबकि उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शहादत दी? जो जनरल सुलेमानी से लेकर आज आयतुल्ला खमेनाई, जो उनके सुप्रीम लीडर थे,
अब तो किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए कि हाईएस्ट लेवल से जान कुर्बान करने के लिए भी उनकी जो सबसे बड़ी लीडरशिप है वो तैयार थी और तैयार है। उसके बाद भी आज भी वो लोग सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो दूसरी चीज भी है कि उनकी लीडरशिप ईमानदार है, जो वो बोलती है उसको और लोगों से ही नहीं करवा रही है। बहुत सारे इल्जाम ये लगते हैं ना ईरान के ऊपर कि वो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों से कुर्बानी दिलवा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी अल्टीमेट सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। अब कम से कम इस तरह का कोई इल्जाम उनके ऊपर लगना जायज नहीं होना चाहिए, ये भी लॉजिक की बात है। अब हम उनके दूसरे सामने वाले तरफ पे आ जाते हैं। आयतुल्लाह खमीनाई या खुमैनी के खिलाफ इनके अलावा कभी कोई इल्जाम नहीं लगा है। करप्शन के हाँ थोड़े बहुत या थोड़े बहुत से ज्यादा इल्जाम ईरान की सरकार और वहां के बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर लगते रहे हैं, लेकिन वो एक पूरी दुनिया का फिनोमेना। एक चीज और भी देखनी होगी, ईरान के ऊपर बहुत सारी चीजें ये कही जाती है ना कि ईरान अपने लोगों को खुशहाल नहीं रख पा रहा है, तो इसमें क्या ईरानियन लीडरशिप की गलती है या गलती उन सब लोगों की है जो पूरी ताकत लगा के ईरान को घेर के उनके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, उनके लोगों को तंग करते हैं, उनको अपनी ही प्रोडक्ट्स बेचने की आजादी भी नहीं देते क्योंकि कंट्रोल है यूएन के ऊपर, उनके पास वीटो की पावर है। ये भी एक आयाम है जिसको ध्यान में रखना चाहिए ईरान के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर भी को भी, और ईरान के बाहर जो ईरान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके ऊपर उनको भी। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, एक तरफ है ट्रंप साहब, अभी उससे पहले भी उनके बहुत सारे प्रेसिडेंट्स थे, और नेतन्याहू साहब हैं, ये दूसरी तरफ है उनकी। उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते रहते हैं कि वो अपनी वीटो की पावर का नाजायज इस्तेमाल करके यूएन के सैंक्शंस को का भी खिलाफत करके गैर कानूनी तरीके से एटॉमिक बम भी बनाते हैं और पूरी दुनिया में बेईमानी और बदकारी फैलाते हैं। ये इल्जामात खास तौर पे ज़ायनिस्ट ताकतों के ऊपर, मोसाद के ऊपर और इजरायली लीडरशिप के ऊपर आज से नहीं शुरू से लगते आए। अब एक एप्स्टीन फाइल्स जो आप सब लोग देख रहे होंगे जिसमें करीब 6 लाख के करीब फाइल्स हैं, उसमें यह साबित होता है कि एप्स्टीन अभी वो मर गए या जिंदा हैं ये भी नहीं पता है। ये भी कहा जा रहा है कि उनको मोसाद एजेंट थे वो, और वो मोसाद ने उन्हें निकाल के अपने सेफ हेवन में ले लिया। एप्स्टीन एक कहते हैं ना पूरी देग में से एक चावल है, एक एप्स्टीन नहीं है मोसाद और ज़ायनिस्ट ताकतों के पास, एप्स्टीन ही एप्स्टीन है। लेकिन एक ही की बात कर लेते हैं क्योंकि एक के सबूत अभी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। क्या है इल्जामात जो कि अमेरिका की और जो इजराइल की सबसे टॉप लीडरशिप है उनको मना नहीं कर पा रही है, इल्जामात को मना नहीं कर पा रही। क्या है इल्जामात कि वो छोटे छोटे बच्चे, मर्द और औरत बच्चे, यानी कि बच्चे और बच्चियां को घेर के लाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनको परोसते हैं। पूरी दुनिया में इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले बड़े बड़े लोगों को परोसते हैं, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को। किस लिए? ताकि उनका यौन उत्पीड़न कर सकें, वो उनका रेप कर सकें, बलात्कार कर सकें, उनको खा सकें। उल्टी आ जाएगी आप लोगों को अगर मैं वीडियोस दिखाना शुरू करूं, आप लोग पूरी सुनने वाले सबको उल्टी आ जाएगी, उल्टी। जिंदा जला के खाते हैं बच्चों को, काट काट के उस पे रख के आग पे, छोटे छोटे बच्चों को। और ये उनका कल्ट है, ये उनका तरीका है, ये उनका एक तरह का मजहब है। जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए होते, ये इल्जामात हैं उनके ऊपर। जो पैदा नहीं हुए होते उन्हें माओ के पेट से निकालकर काट के खाते हैं क्योंकि वो उन्हें टेस्टी लगते हैं। ये इल्जामात हैं उनके ऊपर।
और उसके सामने मैंने अभी आपको ईरान के ऊपर और ईरान की लीडरशिप के ऊपर जो इल्जामात हैं वो बताए। तो जिन लोगों का कैरेक्टर ऐसा होगा, उनकी रूहें, आत्माएं, सोल्स नहीं हैं, अगर हैं तो वो शैतानी सोल्स हैं, वो शैतान के नुमाइंदे हैं, और वो उस बात को कहते भी हैं, हम वो कल्ट फॉलो करते हैं। मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, दिल खड़ा करें, इंटरनेट पे जाएं, रिसर्च करें कि इन लोगों के कैरेक्टर क्या हैं। औरतों के बारे में नहीं, बच्चे और बच्चियों दोनों के बारे में। इसके बरक्स ईरान के ऊपर क्या इल्जाम है कि वो हिजाब पहनाते हैं, हिजाब पहनाने की जोर जबरदस्ती करते हैं नहीं करते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अभी इल्जामात की बात हो रही है सिर्फ। अभी हिजाब पहनाने के लिए जबरदस्ती करते हैं, उसके बाद अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, पायलट बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, हिजाब पहनो। लेकिन ये इल्जामात हैं उनके ऊपर। जबरदस्ती करते हैं या नहीं करते हैं एक दीगर बात। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें जबरदस्ती करते हैं नहीं करते हैं दीगर बात है। करना पड़ती होगी, मैं मानता हूं, कुछ ज्यादतियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह के लोग जो बच्चे खाते हैं, बच्चों के बलात्कार नहीं करते, जिंदा जला जला के जिंदा बच्चों को काट काट के खाते हैं, इस तरह के लोग उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ईरान के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं, वो सबसे बड़ी उसकी ताकत भीतरघात, जासूसी, खुद अंदर से धोखाधड़ी करने वाले लोगों से हुए हैं। आमने सामने की लड़ाई में नहीं हुआ है उनका नुकसान कुछ भी, खुद अंदर के लोग। तो ये हैं दो साइड्स। अब मैं अपने दर्शकों से भी, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, और पूरे दुनिया वालों से ये अपील करता हूं कि अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ये फैसला करें, और उसके बाद एक साइड लें, जिसको भी वो अच्छा समझते हैं उसकी साइड लें। ईरान के ऊपर यह इल्जाम है कि वो एटॉमिक बम का इस्तेमाल कर सकता है और वो बनाने की कोशिश कर रहा है। सामने वाले लोग एटॉमिक बम बनाए बैठे हैं और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ट्रम्प साहब की अगर बात सुनी जाए तो अभी उन्होंने लेटेस्ट स्पेन के जो उल्टी तरफ से चलना शुरू करता हूं, जो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज साहब, उनको पता नहीं क्या क्या बोला है, और ये कहा है कि उनकी जो बेसिस हैं हम जब चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे। किसकी? स्पेन की। क्योंकि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पेड्रो सैंचेज साहब ने यह कहा है कि हम इस गैर कानूनी लड़ाई में, भले ही हम नाटो के मेंबर हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है उसके मेंबर हैं, हम इस गैर कानूनी लड़ाई में अपने बेसिस को, अपनी सरजमीन को, अपनी धरती को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान अमेरिका के अटलांटिक ओशन के पास नहीं गया है, वॉशिंगटन के पास नहीं गया है कुछ भी करने। ईरान अपने घर में बैठा है। तो पेड्रो सैंचेज साहब के लिए ये कह रहे हैं वो। अब ये तो हो गई एक बात कि दुनिया में लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, और उसकी फिर तरफदारी करनी पड़ेगी, खड़ा रहना पड़ेगा। कैसे खड़ा रहना पड़ेगा वो मैं अभी आखिर में बताऊंगा। दूसरी बात फिर आती है कि अभी अच्छाई और बुराई कौन किस तरफ है, उसको भी एक तरह से हम अपने दिमाग में रखते हैं पीछे। लेकिन जीत कौन रहा इस लड़ाई में, जिसमें दो तरफ हैं, जीत कौन रहा है? जीत रहा है या जीत गया? ये मेरा ओपिनियन है, जिसको मैं चाहता हूं लोग सोचें, समझें, ध्यान से देखें। जीत रहा है इस लड़ाई में ईरान, जीत गया है इस लड़ाई में ईरान। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक, जितने भी न्यूट्रल एनालिस्ट हैं उनको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, खुद अमेरिका के अंदर, तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार गया, क्योंकि इसमें जीत का कोई एंड गोल ही नहीं है। ट्रम्प साहब के पास कोई एंड गोल नहीं है कि जीत कैसे जाएंगे, और वो अपने
गोल पोस्ट बार बार बदल रहे हैं। पहले एटॉमिक, उनको एटम बम नहीं बनाने देना, फिर उनको कुछ लोग याद दिलाते हैं कि वो तो आपने 6 महीने पहले ही खत्म कर दिए थे, आपने ही कहा था कि उसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया है। फिर उनके पास मिसाइल नहीं होने चाहिए, वो चेंज किया। फिर उनके पास नेवी नहीं होनी चाहिए। ये सब गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई एंड गोल ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एप्स्टीन फाइल की वजह से लड़ाई शुरू की है उन्होंने। जब तक एप्स्टीन फाइल को दबा नहीं दिया जाएगा, जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो उनका एंड गोल ही कुछ नहीं है। ईरान का एंड गोल पूरा हो चुका है। उसने दिखा दिया है कि अगर ईमान है, अगर ईमानदारी है, अगर बहादुरी है, तो सारी दुनिया की बुरी ताकतें इकट्ठी भी हो जाएं तो एक अकेले मुल्क को हरा नहीं सकती। बल्कि एक अकेला मुल्क जिसके पास सैंक्शंस, 50 साल से सैंक्शंस है, जिसके ऊपर हर तरह के दबाव, घेराबंदी है, उसने फिर भी हरा दिया क्योंकि उसकी जीत इसमें है कि वो खड़ा है। मैं अगर आपको इकोनॉमिक्स बताने लगूं तो मैं बोलूंगा प्रवीण स्वामी साहब हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, उनकी आप देख सकते हैं जाके, वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, कि ईरान ने अपने दिमाग से, अपनी बहादुरी से और अपनी ईमानदारी से, अपने हौसले से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को एक साथ इकट्ठे हरा दिया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब ईरान ने जो उसके चारों तरफ कंट्रीज हैं उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। ये बात सरासर गलत है। इन सभी देशों की पब्लिक जो जिसकी सरजमीन पर ईरान ने हमले किए हैं, और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी भी है ईरान के लोगों ने, हम सिर्फ और सिर्फ जहां जहां ज़ायनिस्ट ताकतें छुपी बैठी हैं इन मुल्कों में, और जहां जहां अमेरिकन ताकतें छुपी बैठी हैं जो इन मुल्कों का भी नुकसान कर रहे हैं, सऊदी अरब का भी, बहरीन का भी, कतर का भी, जॉर्डन का भी, इन सब देशों के अंदर जो उन्होंने हमले किए हैं सिर्फ और सिर्फ मोसाद की ताकतों के ऊपर और CIA और अमेरिकन ताकतों के ऊपर हमले किए हैं, वहां की आम आवाम के ऊपर बिल्कुल हमले नहीं किए हैं। और उसका सबूत यह है कि कतर, बहरीन और UAE में जो अमेरिकन नेवल बेसिस थी, एयरफोर्स बेसिस थी, उसको तबाह कर दिया गया। ये दावे करे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, और इसका कोई मुखालफत नहीं की जा रही है दूसरी तरफ से। इसके अलावा जो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया। और उसके अलावा ईरान लगातार हमले कर रहा है, जिसको रोक पाने की ताकत दिन ब दिन इजराइल और अमेरिका के पास कम होती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो रूलर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है ईरान। वहां की पब्लिक के लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम हो रहा है। अब 70 लाख के करीब अमेरिकन हैं मिडिल ईस्ट में, जिनको ये बोल दिया है आखिरी खबरों तक, अब तो थोड़ी बहुत राहत उनको आ रही है, अमेरिकन ने ये बोल दिया है, जो हेल्पलाइन थी वहां पे ये रिप्लाई आ रहा है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप वहां से निकलो, कैसे निकलोगे ये आपके ऊपर है, हमें नहीं पता। ये है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का अपने 70 लाख सिटीजन्स, अपने बाशिंदों के लिए रिएक्शन। और ईरान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो रेजीम है, उसका क्या है, उनका सुप्रीम लीडर जो है ईरान के लोगों का, वो सबसे आगे खड़े रह के, भागना चाहते तो भाग सकते थे, सबसे पहले कुर्बानी शहादत देने के लिए सबसे आगे खड़े रहने वाली लीडरशिप है। और सब अपने लोग जो 70 लाख लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ के भागने वाली दूसरी लीडरशिप है। अच्छाई और बुराई में फर्क यहां भी तय हो जाना चाहिए। एक और फायदा हुआ है ईरानियन स्ट्राइक से, और सऊदी अरब और कतर के लोगों ने मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा भी है रंगे हाथों। ऐसी भी खबरें आ रही हैं निकल के, जो उनके अंदर रह के वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे, उनके पेट्रोलियम के जो इदारे हैं उनके ऊपर, ताकि उसका इल्जाम ईरान के ऊपर लगा सकें, जैसे फॉल्स फ्लैग्स वो हर जगह करते आए। ये तो हो गया बैकग्राउंड। इसलिए ईरान जो है ये जंग जीत चुका है। जो लोग ईरान को अच्छा मानते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। अब
जियोपॉलिटिक्स, ये कहा जा रहा है कि जी ईरान का वर्चस्व हो जाएगा। ईरान का वर्चस्व नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें अमेरिकन जो है वो अपनी साख पूरी तरीके से खो चुके हैं। उसकी मैं एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज आपको बताना चाहता हूं। जो वेस्टर्न ताकतें हैं वो अपनी साख बिल्कुल खो चुकी हैं। वो ईमानदार हैं या किसी भी मुल्क के साथ ईमानदारी कर सकती हैं, इसकी पूरी सबूत मौजूद हैं कि वो बिल्कुल भी कभी भी ईमानदारी से कोई काम कर ही नहीं सकते। वेस्टर्न ताकतों के ये सारे सबूत आ गए। उसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूं 1947 से, भारत के पार्टीशन से। भारत इस दुनिया का और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमन और अमान कायम करने वाला सबसे ताकतवर देश होता अगर उसका पार्टीशन नहीं होता। शुरुआत भारत के पार्टीशन से करता हूं मैं, उसके बाद जो फिलिस्तीन के साथ हुआ उससे करता हूं मैं, उसके बाद ईरान में मुसद्देक जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हटा के शाह ईरान एक डिक्टेटर को लाए अमेरिकन, CIA, ईरान का एग्जाम्पल है। कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में आपस में जंग कराई गई और डिवाइड किया गया, वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो कि एक देश थे उसको दो देशों में बदला। इजिप्ट का एग्जाम्पल है। वियतनाम को दो देशों में बदल ही दिया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम बन गया था। वियतनामी लोगों ने आपस में लड़के अपना देश एक कर लिया, अमेरिकन को हराया। इराक का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है। इजिप्ट का एग्जाम्पल आपके सामने है। मोहम्मद अल सीसी जो वहां के लीडर हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो थे उनको हटा के एक कू के जरिए बने, वो एग्जाम्पल आपके सामने है। ऑरेंज रेवोल्यूशन जो CIS कंट्रीज में हुआ, रशिया को तोड़ा गया, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। USSR का। लीबिया का क्या हाल हुआ? सबसे खुशहाल देशों में से एक देश था लीबिया। वहां खाना पीना, हेल्थ, घर, रोटी, कपड़ा, मकान सब फ्री था। आज क्या है लीबिया में, पूरी दुनिया देख रही है। सीरिया का क्या हाल है वो आप देख ही रहे हैं। बशर अल असद साहब को कहा जाता था वो टायरेंट है, सबूत हैं, उन्होंने बहुत ज्यादतियां की, लेकिन मजबूरी फिर वही होती है कि उनको खत्म करने के लिए अलकायदा, आतंकवादी संगठन, जो अब सबूत आ रहे हैं कि खुद वेस्टर्न ताकतों के यानी कि मोसाद के एजेंट्स थे। आज मोसाद ने अलकायदा और जो IS कहा जाता है, ASIS, उसी के एक आदमी को सीरिया हवाले कर दिया है। अब वो आतंकवादी नहीं। उसके बाद अफगानिस्तान, अब लेटेस्ट वेनेजुएला। वेनेजुएला से पहले जो ग्रीनलैंड के बारे में आप सब जानते हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं ग्रीनलैंड हमें ले लेना चाहिए। भाई बातचीत चल रही है, ये हम ले लें, वेनेजुएला हम ले लें, कल को कहेंगे भारत भी हम ले लेते हैं। ईरान को अब हम वहां पे अपने जो हुक्मरान है वो हम बनाएंगे ईरान में, क्योंकि बाकी सब जगह हमने बना लिए हैं। तो इस दुनिया में 2-3 एग्जाम्पल बचे हैं अभी। नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, और ईरान, जो छोटे मुल्क होने के बावजूद वेस्टर्न ताकतों के सामने झुके नहीं, दबे नहीं। छोटे मुल्क होने के बावजूद, हालांकि ईरान इतना छोटा देश नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उतना बड़ा मुल्क भी नहीं, वो झुके नहीं। ये है जो दुनिया के हर बाशिंदे को अभी अच्छाई और बुराई की जंग में से तय करना है। अब भारत, अब अपने देश की तरफ मैं आना चाहता हूं। मुझे बड़े दुख के साथ सभी भारतीयों को बताना पड़ रहा है, इस समय अगर हमारे देश में एक अच्छी लीडरशिप होती तो जो वैक्यूम अब क्रिएट होना ही, अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, अभी भी थोड़ा वक्त है, लेकिन अच्छी लीडरशिप नहीं है तो क्या होगा उसके बारे में मैं आगे नहीं कह पाता। अमेरिका एक खत्म होने वाला एम्पायर हो चुका है, खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, कमजोर होने की तरफ बढ़ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली चाइना एक राइजिंग एम्पायर है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो कमोबेश वैसी ही पॉलिसीज हैं जैसी अमेरिका की रही हैं। वो भी हर मुल्क में जिसमें जा रहे हैं वहां पे डेट
यानी कि पैसे उधार देके वहां के सरकारों को, वहां के लोगों को गुलाम बनाने की तरफ काम कर रही चाइना भी। तो एक एम्पायर अगर गिर रहा है तो जो दूसरा एम्पायर बन रहा है वो भी वैसा ही है। अगर भारत इस समय ऊपर बढ़ता, जिसका पूरा मौका इस वक्त भारत के पास अभी भी है, अगर हमारी लीडरशिप ठीक हो तो भारत किसी भी देश के साथ, मुझे पूरा भरोसा है ऐसा कभी नहीं करता जैसा अब चाइना करने जा रहा है और जैसा अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों ने और मोसाद और इजराइल ने किया। इसलिए मेरा पूरी दुनिया के लोगों से भी यह अपील है, भारत के लोगों से खास तौर पे अपील है कि साइड चुने। इस वक्त लड़ाई ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में हो रही है। साइड दो ही हैं, तीसरी कोई साइड नहीं है चुनने के लिए सब, लेकिन साइड चुननी पड़ेगी। अब साइड हम चुन सकते हैं तो चुन के करे क्या आम आदमी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आम आदमी कर क्या सकता है? एक तो तरीका है प्रोटेस्ट करने का, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट से भी ज्यादा जो इफेक्टिव काम है वो दो तीन है जो हम लोग कर सकते हैं। पहला काम है कि हम कम से कम, उनको बोलना चाहिए, पहला कुछ और हम बाइकआउट नहीं कर सकते ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स को, तो कम से कम हम जो ये सॉफ्ट ड्रिंक का काम है, जो कोका कोला और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है पेप्सी के, उनका टोटल बाइकआउट शुरुआती दौर में करना चाहिए, टोटल बाइकआउट। और ये लोग हम कर सकते हैं। सिर्फ दो चीजों का कह रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा चीजों का नहीं कह रहा हूं अभी, शुरुआत में आदत डालने के लिए। पेप्सी और कोक, ये जितने भी फिज ड्रिंक्स हैं, जहर हैं इंसान के लिए, जहर छोड़ने के लिए कह रहा हूं। धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट करेंगे, लेकिन ये दो चीजें अगर मेरी बात सुनते हैं लोग, अगर मेरी बात को इतना सा भी ध्यान देते हैं, तो टोटल बाइकआउट। अभी जो खरीद भी लिया उसको नाली में बहा दें। पहले तो जहर से बचेंगे और आदत डालेंगे ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट से बचने की तरफ कदम उठेगा। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, अच्छाई और बुराई की इस जंग में अच्छाई की तरफदारी करना चाहते हैं, जिसको अगर आप ईरान को अच्छा समझते हैं तब। दूसरा, आप जितने लोगों को अमेरिका में, इजराइल में भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जब ट्रंप साहब ने ये वॉर डिक्लेयर की और हमला किया तो 80% लोग करीब ईरान पर हमला करने के खिलाफ थे। जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन हैं, भारतीय भी 1 करोड़ के करीब मिडिल ईस्ट में हैं, जो अमेरिकन के टच में हैं उनको कन्विंस करें वो अपने देश में जाएं और वहां विरोध करें इस जंग का। क्योंकि ये जंग अगर अमेरिका के लोगों को लड़नी है तो एप्स्टीन फाइल की लड़नी है सबसे पहले। वहां के बच्चों को अभी भी, और पूरी दुनिया से बच्चों को उठा के, एक एप्स्टीन का ही तो केस उजागर हुआ है, अभी बहुत सारे एप्स्टीन फाइल्स चल रहे हैं अमेरिका में। जाके अपने बच्चों को बचाएं। ये जो 70 लाख लोग अभी मिडिल ईस्ट से अमेरिका जाएंगे, हर एक भारतीय का फर्ज है, ये जो मुझे सुन रहा है मिडिल ईस्ट में रह के, एक एक अमेरिकन से बात करें, उनको कन्विंस करें कि अमेरिका जाके पहला काम वो ये करें, अपने देश में जाके जंग के खिलाफ आवाज उठाएं और एप्स्टीन फाइल के दोषियों को पकड़वाने के लिए वहां बड़ा एक तरीके से कैंपेन शुरू करें, उन्हें अगर अपना देश बचाना है। वरना अमेरिका जिस रास्ते पे जा रहा है, जिस तेजी से जा रहा है, वो दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है कि इतनी तेजी से एक साम्राज्य गिर जाए और इतनी तेजी से चाइना पूरी दुनिया का एक तरीके से सबसे ताकतवर देश बन जाए, ये दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है। तो अमेरिकन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हर एक हमारे अंदर, देश के अंदर भी अगर किसी की दोस्ती है अमेरिकन से, तो फोन पे बात करें, ईमेल्स करें, उनको कन्विंस करें कि पहला काम है एप्स्टीन फाइल की एक एक तह तक जाके उसको एक्सपोज करना। किसी भी ऐसे लीडर को जो एप्स्टीन से दूर से भी संबंध रखता था, उससे उसका बाइकआउट होना चाहिए और रिकॉल होना चाहिए ऐसे सभी लोगों का। क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति साहब का भी रिकॉल का प्रोसीजर है, जो अभी हमारे देश में और दूसरे देशों में नहीं है। मतलब ट्रंप साहब को हटाया भी जा सकता है अगर वहां की रिकॉल की जो एक प्रक्रिया है, यानी कि वोट देके रिकॉल के लिए वोटिंग शुरू हो सकती है, तो वो अपने सारे लीडर्स, वहां पे जितने भी सेनेटर्स हैं,
अलग दोनों पार्टीज के, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, जिनका भी एप्स्टीन में बच्चे के साथ मैंने आपको बताया है, मुझे झिझक भी हो रही है बोलते हुए कि ये लोग बच्चे खाते भी हैं, छोटे छोटे बच्चों को खाते हैं, उनका खून पीते हैं। इन लोगों के साथ दूर से दूर का भी जिनका कनेक्शन है उनका बाइकआउट करें अमेरिकन, और उनको जो रिकॉल का प्रोसीजर उनके खिलाफ स्टार्ट करें। ये हम लोगों का काम है कि हम सब अमेरिकन से, जो भी हमारे टच के अमेरिकन से, उनसे बात करें। दूसरा, हमारे देश में भी किसी भी इंसान का इजराइल के अंदर जो यहूदी ताकतें नहीं, यहूदी नहीं, ज़ायनिस्ट ताकतें, और जो भी इंडिया के अंदर भी इस समय भी, ठीक है, कोई भी जासूसी गतिविधि, एस्पियोनाज एक्टिविटी मोसाद के लोग भारत में भी करा सकते हैं। तो सब लोग चौकन्ने रहें। कोई भी व्यक्ति अगर मोसाद की, इजराइल की तारीफ करता मिले तो उसको खास नजर रखी जाए उस पर, क्योंकि वो कोई भी आतंकवादी घटना कर सकता है। ऐसे लोगों के ऊपर खास ध्यान रखें और चौकन्ने रहें। कोई आतंकवादी घटना किसी और का नाम लेके मोसाद भारत के अंदर ना करा सके। हमें ऐसे लोगों पे खास ध्यान रखा जाए। और भारत के अंदर भी हम सबकी जिम्मेदारी है कि एप्स्टीन फाइल के बारे में, और एप्स्टीन फाइल्स के अंदर भारत के अंदर भी बहुत सारे लोगों के कनेक्शन है, उनका टोटल बाइकआउट होना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों से जो बात कर रहे हैं, 2008 के बाद तो कम से कम सब लोगों को पता था, दुनिया भर के लोगों को, क्योंकि 2008 में एप्स्टीन को सजा हो गई थी अमेरिका में और वो जेल चले गए थे। ये सब बच्चे का बच्चियों का बलात्कार करने के इल्जाम में, और उनको खाने के, उनको कत्ल करके खाने के लिए, उनका खून निकाल के पीने के लिए, और जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए उनको भी खाने के लिए इल्जाम में, ये सब इल्जाम 2008 तक सब लोगों के सामने वहां आ चुके थे। उसके बाद उनकी सजा हुई थी, फिर उनको बाहर निकाला गया था। तो 2008 के बाद दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति के अगर एप्स्टीन या एप्स्टीन के गैंग के किसी भी इंसान से कोई भी कनेक्शन था, तो आप समझ सकते हैं ये उसी धर्म के मानने वाले हैं, उसी शैतानी धर्म के मानने वाले हैं जो बच्चे खाता है, बच्चों के बलात्कार करता है, बच्चों का खून पीता है। तो उससे उसका पूरी तरीके से बायकॉट होना चाहिए। बात भी करनी बंद कर देनी चाहिए। ऐसे लोगों से बात भी क्यों करनी है, ये मैं भारत के लोगों से और दुनिया में जो लोग मुझे सुनने वाले लोग हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं। इसीलिए मैंने आज आप लोगों को तकलीफ दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी इस मौजू पे बात लगातार करता रहूंगा, ताकि जो लोग मुझे सुनते हैं, मेरे ओपिनियन की, मेरी राय की अहमियत समझते हैं, वो मेरी राय भी इस टॉपिक पे जानते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए।